आपके कंपटीशन में दूसरे मुल्क तो नहीं पूछ रहे बेसिक कैश कहाँ से आया। पासपोर्ट किसी यूरोपियन मुल्क का भी जाके लेना है तो वो भी कहते हैं अगर आपने पासपोर्ट लेके आप 5 लाख यूरो के साथ आ जाएंगे तो हम नहीं पूछेंगे ये कैश कहाँ से आया। 9 साल हो गए बाइकिया को शुरू किए हुए, राइट? चीजें खुली, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हुआ, थोड़ा सा एक बूम आया, द टेक स्पेस सॉ सम लाइफ, एकदम से इन्वेस्टमेंट आने शुरू हुई, एयरलिफ्ट आया उस वक्त, एंड देन ऑल ऑफ दैट कोलैप्स्ड। हमारे यहाँ किसी एक एंटिटी को इतना पावर नहीं दिया गया कि वो बेसिकली एंड टू एंड किसी चीज को इम्प्लीमेंट कर सकें और चुप करा सकें लोगों को अगर करवाना पड़े। What happened was there were two major players in the market initially. It was Careem and Baikia. Careem was on the car side, Baikia was on the bike side. टेल एंड है ये, एंटरप्राइजेस काम नहीं करा रही, ये छोटी मोटी कंपनियां जो थोड़ा बहुत छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स वगैरह कराना चाहते हैं। आज अगर हम देखें, InDrive ने मार्केट को डोमिनेट किया है। करीम तो इज nowhere present it seems. चाइनीज कंपनीज वर स्टिल कमिंग इन फैक्ट जब जोंग या चाइना टेलीकॉम आया उस वक्त देयर वाज लॉट ऑफ होप कि बेसिकली चाइनीज कंपनीज विल स्टार्ट मेकिंग देयर वे इनटू पाकिस्तान। इंडिया ने एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया था 60s, 70s और 80s में। हमने 70s के अंदर जाके अपने सारे स्कूल नेशनलाइज कर। आपकी हुकूमत पैसे किस तरह बनाएगी? या तो बेसिक टैक्सेस के थ्रू बनाएगी या आजकल जो ट्रंप कोशिश कर रहा है टैरिफ्स के थ्रू बनाएगी। Does this mean कि यहाँ पे एग्जिट करना इम्पॉसिबल है? Why wouldn't they look at Pakistan and invest in tech companies like this when they have excess cash that they're clearly deploying outside? राइड शेयरिंग और राइड हेलिंग कंपनीज पाकिस्तान में अब बहुत सारी आ गई हैं। पहले सिर्फ बाइकी और करीम थे। आज यांगो, InDrive ने मार्केट को डोमिनेट किया हुआ है। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि ये इंडस्ट्री कैसे इवॉल्व कर रही है, इसका क्या पोटेंशियल फ्यूचर है और ये आपको कैसे अफेक्ट करती है। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान के मुल्क के मैक्रो इकोनॉमिक हालात इसके टेक्नोलॉजी सेक्टर को किस तरह से अफेक्ट करते हैं। ये एपिसोड देखें डिजिटल्स का। वी हैव मुनीब मायर, द फाउंडर एंड CEO ऑफ बाइकिया, टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड मोर। चेक दिस आउट। मुनीब मायर, क्या हाल है? अल्लाह करम है। You are the first person to do 3 episodes here with me on Digitales. I think it's also because we're friends. Yeah, whenever I run out of people, I call you. No, but the thing is that you always have something interesting to talk about. And what was surprising to me is when I called you this time, you said, मेरे पास तो कुछ बात करने के लिए है ही नहीं। तो मैं थोड़ा सा हिल गया कि यार तुम्हारे पास कुछ बात करने के लिए नहीं है। क्या हो रहा है यार? What's going on? Yeah, I think it's just one of those weird stages where you got to be careful about what you say as well, right? And you've got to be careful about not spewing too much negativity either, because there's so much negativity that is around, and everyone is just talking about problems. We're also in a weird situation where even the country is, talking about going to war or possibly going to war. Shutting down its water for provinces, going to war. Exactly, and the space that I come from, basically, there's it's tough times ahead, basically, for tech startups that are addressing the local market. So I'll take a step back, ठीक है? मतलब 9 साल हो गए बाइकिया को शुरू किए हुए, right? 2016 में you started, and I remember one of the earlier conversations we were having on this. You were like, यार 3-4 साल में इसको build करूँगा, scale करूँगा और exit करूँगा। और फिर about 4 years, 5 years later, COVID आ गया। COVID का एक shutdown आया. We did our first podcast then. You were telling me about how sort of you're navigating that time, वो sort of laws और restrictions बहुत थे। फिर COVID के बाद चीज़ें खुली, cost of capital कम हुआ, थोड़ा सा एक बूम आया, द टेक स्पेस सॉ सम लाइफ, एकदम से इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुई, एयरलिफ्ट आया उस वक्त, एंड देन ऑल ऑफ दैट कोलैप्स्ड। और फिर उस कोलैप्स के बाद द टेक स्पेस हैजंट रिकवर्ड। अच्छा, साथ में what happened was there were two major players in the market initially. It was Careem and Baikia. Careem was on the car side, Baikia was on the bike side. आज अगर हम देखें तो InDrive ने मार्केट को डोमिनेट किया है। करीम तो इज nowhere present it seems. इसी के साथ Yango आ गया मार्केट के अंदर। You guys are in the market. So, दो tracks को अगर हम लेके चलें, let's start with the first track, which is the tech space and the evolution of that space over the last 9 years. I want to cover that first, and then I want to go into the ride-hailing and the drive space over there. Walk me through what happened in tech, because it doesn't look good. Yeah, I think tech को आपको दो में तोड़ना पड़ेगा। एक तो basically services है
जो कि पाकिस्तान की लेबर को इस्तेमाल करती है वेज आर्बिट्राज के लिए, मतलब आप सस्ते लोग निस्बतन बेसिकली पाकिस्तान में, इंडिया प्लेड दैट प्ले बुक एज वेल, you hire them to essentially to work for enterprises around the world, and I think that's doing fine. The cheap labor. The cheap labor, It's right? being disrupted by AI. yaar. I think it will Call perhaps. centers, for example, are Sure. disrupted by AI. Yeah, I think it will take a little bit of time before basically you start seeing the impact of that, right? At least short term, though, the people who are skilled can find work online that is remote and that allows them to earn in dollars. So I think that segment of tech is fine. Will perhaps continue to do well. And if you think about where India, our neighbor, has done well, they've done well in essentially labor arbitrage in services. जैसे चाइना ने labor arbitrage किया है basically in manufacturing या industries, India's done that in services. In fact, India's IT की जो labor की basically earnings हैं, export है, that exceeds Saudi Arabia ki oil exports, right? So I think India was able to grab on to these contracts and these relationships a lot earlier than us. I think जिस time पे war on terror वगैरह शुरू हुई है, unfortunately we did हम not distracted become, थे. हम distracted थे. We did not become a destination for enterprises around the world to source cheaper talent. बट And so उसकी we एक और missed वजह that. भी थी ना यार. इंडिया ने एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया था 60s 70s और 80s में. हमने 70s के अंदर जाके अपने सारे स्कूल नेशनलाइज कर दिए यार. Yeah. तो हमने तो एजुकेशन को तो डिस्ट्रॉय हमने खुद किया. हमारी गवर्नमेंट ने एजुकेशन डिस्ट्रॉय किया, which means that now you have a populace that is not as educated as the Indian populace. So how could you employ them? So I think there's no doubt about the fact that India can educational institutions are world class. There's no doubt about that. Having said that, basically, even at Paikia, for example, we have people जो कि एक local public university से graduated हैं and who tend to perform reasonably well, at par with any counterpart, be that in the West or be that in India. I think जो main disadvantage हुआ वो ये कि Pakistan became a destination where people couldn't travel at free will, right? Or employers did not find safe in sending their talent to go scout opportunities. And that opportunity was taken up by India, Philippines, Eastern Europe, and so forth, and even places like Egypt, and we unfortunately got the tail end. जो gig work आप देखते हो जो Fiverr पे हो रहा है या Upwork पे हो रहा है, ये tail end है. ये enterprises काम नहीं करा रही, ये छोटी मोटी कंपनियां जो थोड़ा बहुत छोटे मोटे projects वगैरह कराना चाहते हैं वो कर रहे हैं. And उसमें we are leading, just we in Bangladesh are basically one of the leading basically providers of talent there. But this is again the tail end of contracts, right? You're not getting the enterprise level contracts. And why do you think we're not getting enterprise level contracts, but we have the people that are doing the work on an individual basis? Yes. Where is the disconnect? क्योंकि लोग इसका मतलब तो काम तो कर सकते हैं, इसका मतलब ये है. काम कर सकते हैं. I think basically Pakistan was a feared destination to travel to, right? India didn't have that. India didn't have that. And, we keep talking about making it easy for people to travel. We've also got to make it super easy for any tourist to travel and a business entrepreneur to travel, right? Because we say कि we have visa on arrival, लेकिन उस visa on arrival के लिए भी basically हमें कुछ documentation वगैरह fill करनी पड़ती है in advance to traveling, right? I think it becomes super easy when you become kind of like the UAE is, or many other countries around the world are, for anyone with a passport to show up at an airport and say कि जी visa उसी वक्त लगेगा. तो I think business, एक तो travel business या tourism की travel की security भी चाहिए, जो कि अब I think basically things have stabilized. We don't have the same level of security paranoia that we had. But unless you're Chinese. Unless you're Chinese, yes. We're also worried about basically the Chinese being targeted, right? Which is a shame because अगर आप ये देखो कि
and I'll switch now to basically the other side of tech, right? The other side of tech is कि जी local मार्केट को एड्रेस करने के लिए टेक्नोलॉजी कंपनीज जो बनी हैं, ठीक है, उनकी क्या सिचुएशन है आज. तो अगर आप शुरू के दिन देखोगे तो द चाइनीज वो एसेंशली कमिंग टू पाकिस्तान टू पिक अप एसेट्स इन पाकिस्तान अराउंड local tech platforms. One example was, for example, EasyPaisa. Another was Daraz, right? So Chinese companies were still coming in. You know, in fact, जब Zong या China Telecom आया उस वक्त there was a lot of hope कि basically Chinese companies will start making their way into Pakistan and pick up assets, right? And there would be exits. And that unfortunately has not happened. Didn't even happen during the whole CPEC era, right? CPEC, by CPEC era, I mean the time when CPEC was being trumped up to basically be the savior for Pakistan. Chinese technology investments basically are nowhere really to be seen right now, right? तो I think जो exits होने थे for companies that have been around, वो basically you're not really seeing those exits. So you're thinking specifically like a Daraz. Specifically like a Daraz, I mean देखिए दराज में और क्या कहते हैं इजी पैसा में फिर भी एग्जिट्स होगी टू चाइनीज़ कंपनीज, लेकिन उसके बाद से जितनी कंपनीज आई हैं उसके बाद आपने कोई चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स एट मेजर लेवल नहीं देखी. Timo? So that's not really an investment in Pakistan, right? That's basically a Chinese platform that has found a way to essentially get cheap goods into Pakistan without paying customs and into the hands of people as an alternative to AliExpress. AliExpress जहाँ basically 3-4 हफ्ते लेता था, ये लोग 2 हफ्ते के अंदर अंदर कर रहे हैं, right? So it's not really an investment into Pakistan. It's basically using a platform out of China to market, to sell goods globally, right? They have no presence here. They have no presence here. Yeah. And if you talk about basically the boom cycle in capital deployment in Pakistan as well, a lot of that capital came in from Middle East, Europe, and the United States, right? And that's when capital was readily available. This was post-COVID free money, yeah. Yeah, free Everyone money. was literally handed out a check. Yes. In COVID, post-COVID, to keep their businesses afloat, and they deployed all of that capital on absolutely risky, crazy things. Yes. Pakistan being one of them. Yes, I mean, what is venture? Venture is basically risky bets. Yep. And, there was some capital deployed. I mean, I think the capital deployment in Pakistan was still maybe 1-2% of what was deployed in India, but it was still deployed in Pakistan. I think it was less than $500 million. Yeah. If I remember the number, it was 300 or 400, something like that. Yeah, maybe somewhere around there. But, all that capital that was deployed, basically, if that does not see, वो early stage में deploy हुआ था, seed level पे, some at Series A level. But if that capital is not available at a Series B level, जो growth stage companies आ जाती हैं, then basically you fall into a trap where you don't find exits for those basically companies, right? Because if they're not going to be basically exits, then investors also start to get a little worried कि भाई जो हमने capital deploy की है इसका हमें return कहाँ से मिलेगा. तो I think जो hope and pray थी कि basically Chinese capital आएगा, वो Chinese capital नहीं आया, right? दराज और easy पैसा के बाद Chinese capital नहीं आया. जो early stage VC capital आया है primarily from the West, वो basically post COVID तो आ गया, लेकिन उसके बाद growth stage capital रुक गया. और पाकिस्तान की वजह से सिर्फ नहीं रुका, दुनिया में बेसिक रिस्क ऑफ इन्वायरमेंट हो गई थी, जहाँ बेसिकली capital available for riskier bets or just top line growth was a lot more scarce than basically was available उससे पहले. And अगर आप आजकल देखें कि टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ रही है, राइट, कितनी एडवांस हो रही है, VC tends to also follow what is hot at that time, right? So आजकल what is hot is mostly deep tech, AI, deep tech and so forth, right? And उस टाइप की बेसिकली कंपनीज या स्टार्टअप्स अभी आपको पाकिस्तान से इमर्ज करती हुई नहीं नज़र आ रही, इसलिए भी आपको जो है यहाँ कोई नए राउंड्स ऑफ फंडिंग्स जो हैं नज़र नहीं आ रहे. Does this mean कि यहाँ पे एग्जिट करना इम्पॉसिबल है? आई थिंक इम्पॉसिबल नहीं है, आई थिंक पॉसिबल है, लेकिन आई थिंक मुश्किल
हो गया है क्योंकि ग्रोथ स्टेज कैपिटल आई बहुत कम रहा है. What about local big conglomerates? बड़ी जो business families हैं वो क्यों नहीं deploy कर रही? उनके पास भी तो excess cash है. Right. और वो excess cash अगर आप देखें, given the current taxation environment, our tax structure is absolutely flawed. Yeah. Most big families are moving their family offices to Dubai, and they're moving a lot of their investments there. They're moving they're spending more than 180 days there for obvious tax reasons. Once they move there, suddenly the world opens up to them, because the minute you move out of the Pakistan mindset, you move to Dubai mindset, and you have a family office there, you're now looking at places like countries in Africa. You're looking at the GCC. You're looking at East Asia. You know, Vietnam has done so well, $400 million of exports here. Yeah. Why wouldn't they look at Pakistan and invest in tech companies like this when they have excess cash that they're clearly deploying outside? सो देखिए ना, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं बेसिकली आपको दो तीन टाइप की बेसिकली रिटर्न्स आ सकते हैं. एक तो ये कि वो कंपनी बेसिकली हाईली प्रॉफिटेबल हो जाए और डिविडेंड यील्ड करना शुरू कर दे. दूसरी ये कि बेसिकली वो इतनी प्रॉफिटेबल हो जाए कि आप पब्लिक हो सको और पब्लिक मार्केट्स में आपकी लिक्विडिटी आ सके. और तीसरा ये कि कोई स्ट्रेटेजिक उसको आपको ख़रीदे, राइट, कोई कंपेटिटर उस स्पेस में आके ख़रीदे. एंड सो बिकॉज बेसिकली if I just talk about basically dividend yields, many of these businesses have just not gotten to the scale where they can yield that kind of dividend that would independently make those basically businesses lucrative, basically As investment opportunities. Investment opportunities. Because if you look at a family office, now I think about it, look, there's two ways there's two ways an investment can generate a return, right? So let's say I invest, I get a dividend yield that's a steady, let's say it's my rent Right. off of that stable business. But for that rent to be stable, the business needs to be stable. Right. And it's only in blue chip companies या बहुत बड़ी companies that have been around for a long time कि आपको stability मिलती है. तो चलें वो स्टार्टअप और टेक स्पेस में नहीं मिलती. फिर आप बेसिक पब्लिक कंपनीज पे आ जाएं. पाकिस्तान में कितनी कंपनीज लिस्ट होती हैं हर साल? लिटरली इक्का दुक्का बेसिकली कोई लिस्ट होती है. और कितने रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, तो वो वॉल्यूम्स भी नहीं है उस तरह के. एंड द क्वेश्चन इज कि बेसिकली क्यों, राइट, व्हाई डोंट मोर कंपनीज गो पब्लिक इन पाकिस्तान, राइट? आई थिंक मोस्ट कंपनीज इन पाकिस्तान आर रनिंग मल्टीपल बुक्स, ठीक है. एक बुक जो होती है वो टैक्स वाले के लिए होती है, एक बेसिकली बैंक के लिए होती है और एक अपने लिए होती है. और जो काफ़ी सारा काम जो हो रहा है वो कैश पे हो रहा है. आज आपकी तकरीबन करेंसी इन सर्कुलेशन नियरली 40% है, राइट? और ये जो कैश है इसको आप पाकिस्तान में अब तक प्राइमरली सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर में डिप्लॉय कर रहे थे. आज अगर बेसिकली यही कैश आप स्टॉक मार्केट में डालने की कोशिश करो तो आप नहीं डाल सकते, क्यों? कहेंगे जी ये वाइट मनी नहीं है, ये बेसिकली आपको इसकी ट्रेस दिखानी है. लेकिन इसी कैश को अगर आप हुंडी करके दुबई भेज देंगे तो दुबई हो कि बेसिकली आप रियल एस्टेट किसी में डाल सकेंगे या किसी कंपनी में डाल सकेंगे या आप बैंक में डाल सकेंगे. सो आई थिंक एट अ स्टेट लेवल वी नीड टू रियली मेक अ डिसीजन कि भाई हमने जो पाकिस्तान में कैश अवेलेबल है उसको बेसिकली अगर हमने फ्यूल करना है इनटू थिंग्स लाइक द स्टॉक मार्केट, तो आपको बेसिकली क्वेश्चनिंग ख़त्म करनी होगी कि भाई ये बैंकिंग ट्रेस इस पैसे का है कि नहीं है, क्योंकि आपके बराबर के जो मुल्क हैं वो नहीं पूछ रहे. And how much do you think their cash in circulation is, currency in circulation? What's the quantum? मतलब अगर हमारा 40% है, what is the average for, let's say, similar countries like us? I don't think I know the number off the top of my head, but I don't believe it's going to be over 10%. अच्छा, it's that big a difference. Yes. We've got a lot of cash in circulation. But here's the other problem, आपकी सारी सेविंग्स कैश में हो रही है. लेकिन आपने चाहे रियल एस्टेट में बेसिकली डिप्लॉय करना है या आपने बेसिकली कमोडिटीज लेनी है, कमोडिटीज करनी है, तो वो भी सारा कैश में आ रहा है. अब आपको ये सडन सर्ज आपको बेसिकली हाई एंड व्हीकल की बेसिक बाइंग में आपको पाकिस्तान में इसलिए मिली क्योंकि जब वो रियल एस्टेट में डिप्लॉयमेंट कैश की नहीं हुई तो लोगों ने बेसिक डॉलराइज करने के लिए अपने एसेट्स को महंगी गाड़ियां लेनी शुरू कर दी कि जी एटलीस्ट हमारी जो प्रिंसिपल है वो सिक्योर रहेगा, या गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया. आई मीन गोल्ड हैज़ गॉन अप फिनोमिनली रियली इन द लास्ट 2 years or so, राइट? एंड उधर भी बेसिकली सारी कैश ट्रांजैक्शंस हैं.
So I think the state needs to allow for cash to be used and not questioned as to basically the source, because you are competing against places like UAE who are not asking those questions. They tried this. I think Imran Khan tried this, and there was the amnesty program that was offered, invest in real estate, so on and so forth. Challenge ये आता है कि लोगों का confidence ख़त्म हो गया है इन programs में. अगर आप याद रखें तो maybe I think 2011-12 में एक amnesty आई थी कि आप stock market में cash invest कर सकते हैं, no questions asked, Right. unlimited. कुछ I think 6-8 महीने या साल की वो मोहलत आई थी. फिर एक और एमनेस्टी आया था, फिर एक मतलब एमनेस्टीज आते हैं. प्रॉब्लम क्या होता है, द सक्सेसिव गवर्नमेंट देन गोज आउट एंड क्वेश्चंस द पीपल हु डिक्लेयर्ड एन एमनेस्टी. सो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर एरोडिंग द कॉन्फिडेंस एनी टाइम समवन सेज कि ठीक है यार ये लो फुल एंड फाइनल कर लो मेरा पूरा कैश. अगली गवर्नमेंट आके कहेगी अच्छा यार आए कहाँ से थे. ये प्रॉब्लम नो वन इज लुकिंग एट एंड नो वन इज विलिंग टू सॉल्व. देखिए, दो तरीके हैं ना. आपकी हुकूमत पैसे किस तरह बनाएगी, या तो बेसिक टैक्सेस के थ्रू बनाएगी, या आजकल जो ट्रम्प कोशिश कर रहा है टैरिफ्स के थ्रू बनाएगी. राइट, ये दो तरीके हैं. राइट, एंड यू नो व्हाइल ट्रम्प मे बी गेटिंग अ लॉट ऑफ फ्लैक फॉर बेसिकली टेकिंग ऑन द टैरिफ वॉर, इट इज़ एन ऑप्शन. राइट, कि आप जो है इंस्टेड कि आप जो एग्जिस्टिंग टैक्स बेस है उसको और स्क्वीज़ करते रहो और तंग करो. आप दुबई की तरह बेसिकली इसको टैक्सेशन यहाँ कम कर दो, या बेसिक बहुत ही लीनियंट कर दो. और बेसिकली आप टैरिफ्स लगा लो ऑन इम्पोर्ट, क्योंकि आपका जो डेफिसिट है डॉलर्स का डेफिसिट है, वो डॉलर्स का डेफिसिट इसीलिए है ना क्योंकि बेसिकली इट इज़ सो ईजी टू एसेंशली गेट गुड्स इम्पोर्टेड इनटू दिस कंट्री बाय लीगल और इलीगल मीन्स. सो फॉर एग्जांपल, अगर हमने डिसाइड कर लिया एक दिन कि जी हमने पेट्रोल या डीजल की डिपेंडेंसी रिड्यूस करनी है इस मुल्क में, तो देन व्हाट वी शुड डू इज बेसिकली बैन द इंपोर्ट ऑफ व्हीकल्स फॉर a year or 2 years, which is what Sri Lanka has done, by the way. Sri Lanka basically, when it went through major crisis, basically they capped off imports. और दूसरा आप ये करो कि आप बेसिकली हाईली प्रमोट करना शुरू कर दो अल्टरनेटिव एनर्जीज. लोगों ने जैसे सोलर बूम आया पाकिस्तान में, वो क्यों आया है? क्योंकि बेसिकली पीपल वर ट्राइंग टू फाइंड एन अल्टरनेटिव टू हाई इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस. पहले तो बिजली कंसिस्टेंट नहीं थी, और जो आ रही थी वो इतनी महंगी आ रही थी, तो दे हैड नो चॉइस. सेम अगर आप बेसिकली आपने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करनी है. राइट, कुकिंग ऑयल आप देख लें, $8-9 बिलियन का बेसिकली आप जो है ये ऑयल इंपोर्ट करते हैं खाने के लिए. आप इस ऑयल को महंगा कर दें तो लोकल आपकी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी बेसिकली, चाहे वो कनोला हो, सनफ्लावर हो, या ऑलिव हो बेसिकली. सो local states and investors basically need to find avenues to deploy capital where they know that capital is going to be reaping a reward in the near term, and the government is going to provide security against imports. बट यू सी इफ आई काउंटर दैट, राइट, लेट्स से ये करने की कोशिश करते हैं. आप कोई भी ऑटो इंडस्ट्री, चलें ऑटो की बात कर लेते हैं. ऑटो इंडस्ट्री पे कोई भी आप रिस्ट्रिक्शन लाना चाहें, टैरिफ लाना चाहें, उसकी जो यूज्ड कार की लॉबी है या उसकी अपना जो मैन्युफैक्चरर्स की लॉबी है इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो आके डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं. आप रिटेल मार्केट पे कुछ इम्पोज करना चाहें तो आपकी जो रिटेलर्स की लॉबी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो हड़ताल और स्ट्राइक्स और सारी चीज़ें डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं. प्रॉब्लम ये है कि व्हेन यू ट्राई टू इन्फोर्स any sort of change, there is an immediate sort of retaliation, ठीक है, that it disrupts the entire country. मतलब अभी कनाल्स का प्रॉब्लम हुआ है, आपकी goods could not be shipped from Karachi up north to Islamabad. We don't have control over this. Law enforcement doesn't have control over this. The state doesn't have control over this. So while in theory I feel these are absolutely valid points, but in reality when you go and you try to impose such restrictions, the setback we face is far greater because it disrupts everything else in the process. So then how do you go and impose that kind of change? देखिए जी, I think places like India are good examples to look at, where they've come up with a policy and they've drilled down that policy and implemented it. हमारे यहाँ बेसिकली चक्कर ये, there are too many decision makers, too much noise that is created, and too many basic counters that happen after that. कि एक डिसीजन ले ली जाती है, उसको भी
फिर रिवर्ट हो रही होती है वो डिसीजन, क्योंकि प्रेशर आ जाता है, प्रेशर आ जाता है। इंटरेस्ट, मल्टीपल इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, आपका जो पूरा मुल्क है 5 पावर सर्कल्स और पावर ब्रोकर्स से चलाया जा रहा है। Right. आपकी जो है बिग बिजनेस है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, जुडिशरी है, ब्यूरोक्रेसी है, और आपके पॉलिटिशियंस हैं। अब वेयर डज द पावर लाई? हु इज़ द फाइनल इम्पोजर ऑफ दैट डिसीजन और दैट अथॉरिटी? गवर्नमेंट, बट गवर्नमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय all of these players, right? But I think, if we have decided that the military is going to play a pivotal role in this country, and there's nothing wrong with that. Who I mean, decided that? Who's we? collectively as a nation we've decided I don't think the nation had a choice. regardless whether we had a choice or not. Let's assume basically this is the state of affairs hereof, right? That's more like it. It is what it is. So It let's is what own is. it, yeah. And we need to own it, and then the policies need to be implemented without basically noise, right? So अगर आपने basically decide कर लिया कि जी आपने जो है कैश कम करना है इस मुल्क में, ठीक है, तो आप बेसिकली डीमोनेटाइजेशन करें जिस तरह इंडिया में हुई थी, आप करेंसी इन सर्कुलेशन बेसिकली रिड्यूस करें, नए नोट ले आएं, और या बेसिकली आप मैंडेट कर दें कि जी बेसिकली पेमेंट्स फलानी जगह बेसिकली जो है वो लाजमी जो है आपके कार्ड के थ्रू होंगे। अब आप कहते हैं कार्ड नहीं इस्तेमाल हो सकता, हर पाकिस्तानी के पास एक शिनाख्ती कार्ड भी है, राइट? उसी को वॉलेट बना दें। हाँ, उसमें बेसिकली चिप भी लगा हुआ है, उसी को वॉलेट बना दें। वो नहीं करना तो हर बंदे के पास मोबाइल फ़ोन तो है, मोबाइल फ़ोन को कर दें, उस पर आप टैक्सेशन बेसिकली हटा दें कि जी अगर मैंने 100 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं किसी को, तो वो बेसिकली कटौती हो के 80 रुपीज़ या 75 रुपीज़ ना ट्रांसफ़र हो इन मोबाइल क्रेडिट, कि मोबाइल क्रेडिट आप करते हो तो बेसिक 10-15% आपके टैक्स कट जाता है, उस पर से आप जो है अलाउ इट टू फ्रीली फ्लो मे बी विद 1% टैक्स, ताकि बेसिक 99 रुपीज़ आप किसी पान वाले को भी दे सको. So you've got to basically move towards digitization and control, right? And there's nothing wrong with that. I think basically the state is only going to be able to make money when it basically sees money flow through the system and can control that money. Today, basically, it has no control over cash. It has no control over basically where money flows, and hence it can't tax there. But that means that the state then has to take one big decision. It has to look the other way as to how people made that cash, because some of that cash, fine, I get it, it's the double, triple books in a business and it's part of the business generation. Some of it is actually cash that was not made the right way at all, and maybe there were lives taken and things taken or whatever it was. आपके कंपटीशन में दूसरे मुल्क तो नहीं पूछ रहे बेसिक कैश कहाँ से आया. आज आप इतने पासपोर्ट किसी यूरोपियन मुल्क का भी जाके लेना है तो वो भी कहते हैं अगर आपने पासपोर्ट लेके आप 5 लाख यूरो के साथ आ जाएंगे तो हम नहीं पूछेंगे ये कैश कहाँ से आया, राइट? तो अगर वो नहीं पूछ रहे हम क्यों पूछ रहे हैं? हाँ, हम क्यों पूछ रहे हैं, और आप कहोगे नहीं जी फैटफ है तो ये है तो वो है. कम ऑन, I mean these are all excuses. We need to make a decision. तो क्यों पूछते हैं? What is your hypothesis कि इतना हम क्यों पूछते हैं बनिस्बत लेट्स से GCC में या दुबई में फॉर एग्जांपल, या पोर्चुगल में जहाँ पे पासपोर्ट मिलता है, या माल्टा में, या wherever in the European Union you get an easy passport? Why are we so hung up on asking यार तेरे पैसे कहाँ से आए? I think we are obsessed with this idea of corruption. Corruption पूरी दुनिया में होती है, अमेरिका में भी होती है, इंडिया में भी होती है, ठीक है, बट हमने अपनी ऑब्सेशन बना ली. अगर आप पिछली हुकूमत देख लें, इमरान खान की हुकूमत, उन्होंने तो बेसिकली ये तैयार कर लिया था कि पाकिस्तान में और कोई मसला है ही नहीं करप्शन के अलावा, राइट? एंड आई थिंक we need to get over this obsession about corruption. Money needs to basically, money can be used to solve many things. अमेरिका में इसको लॉबिंग कहते हैं, पाकिस्तान में इसको रिश्वत कहते हैं, राइट? सो आप तरीका ढूंढें मनी को बेसिकली इन्फ्लुएंस करने के लिए या इस्तेमाल होने के लिए इन एनी फॉर्म, राइट? आज आप सिंगापुर का एग्जांपल ले लें या आप दुबई का एग्जांपल ले लें, या आप जितनी ये जो आइलैंड्स हैं, केमन आइलैंड हो गया, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स हो गया, नेदरलैंड्स हो गया, ये तो बेसिकली ये टैक्स जुरिस्ट्रिक्शंस क्यों है, ये टैक्स हेवन्स क्यों हैं? क्योंकि बेसिकली लंबा चौड़ा पूछते ही नहीं पैसा कहाँ से आया. स्विट्ज़रलैंड नहीं पूछता पैसा कहाँ से आया, आप क्यों पूछ रहे हैं? तो हम करप्शन से ऑब्सेस्ड हैं, लेकिन क्यों है हम ऑब्सेस्ड? बिकॉज ये नैरेटिव बिल्ड किया गया, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से तो वो ऑब्सेशन आई थी ना यार. Yeah, so I think basically we What was the objective? और वो ऑब्सेशन मीडिया के थ्रू आई थी, या पॉलिटिशियंस ने बिल्ड की, या मीडिया ने प्रमोट की, या पीछे से कोई स्टेट एक्टर्स थे, या व्हाटएवर दे वर? Why seed this narrative of corruption? Because look, like to your point, doesn't matter how the money was made. Right. Dubai is a prime example of
all types of money being put to good use. Yes. You have built in a desert a global, I would say a globally, not just competitive, one of the leading global cities in the last 25 years, using money that is absolutely questionable. एब्सोल्युटली अभी आप देखें ना कि पिछले 2-3 साल में जो सर्ज आया है दुबई में, कहाँ से आया है? लॉट ऑफ कोविड बेसिक में रशियन कैपिटल। रशियन कैपिटल, कोविड के पैसे, यूक्रेन वॉर के बाद जो आया था, एग्जैक्टली। फिर उन्होंने जूश को एक्सेप्ट किया, इसराइल को एक्सेप्ट किया, वहाँ से पैसे आना शुरू हो गए. Yeah, we need to start thinking about how to get money into the country, right? So, you know, So खोल for दें सब. example, खोल दें, exactly. आप थाईलैंड को देख लें, आप लाख वीज़ा ऑन तालियां अराइवल देते ले हैं। आए और थैलियों में पैसे ले आए, हु कैर्स. एग्जैक्टली। और यू नो आप आज थाईलैंड को कहते हैं देखिए जी बेहया मुल्क है, लेकिन डॉलर लेके आ रहा है, राइट? आप इस तरह दुबई को कहते हैं बेसिकली कि भाई दुबई में 2 नंबर पैसा है. सो व्हाट? But here's an interesting point. बेहया मुल्क है. तो do you think religion has a role to play in Pakistan? अच्छा, this is a contradictory question because clearly it doesn't have a role to play in Dubai. मज़हब तो वो भी उनका इस्लाम है, बिल्कुल। मस्जिद तो वहाँ भी हैं. तो हमारा इस्लाम और उनके इस्लाम में क्या फ़र्क है कि वो अलाउ कर सकते हैं कि पैसा आप कहीं से भी ले आएँ, किसी तरह भी इस्तेमाल कर लें, लेकिन हम जो हैं वी आर नॉट ओके विथ डूइंग द सेम थिंग. आई थिंक हमारे यहाँ अभी तक किसी एक एंटिटी को इतना पावर नहीं दिया गया कि वो बेसिकली एंड टू एंड किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें और चुप करा सकें लोगों को अगर करवाना पड़े. मिलिट्री. लेकिन मिलिट्री भी बेसिकली अभी तक उन्होंने डंडा मार के नहीं रखा हुआ मुल्क में. आप मैं आई गिव एन एग्जांपल के यू नो इन चाइना जो द वे द कम्युनिस्ट सिस्टम वर्क्स इज कि जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है, कम्युनिस्ट पार्टी का जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसकी जिम्मेवारी होती है कि वो उस गांव या उस इलाके में लोगों को बेसिकली बिजनेस के लिए लोन्स दे, फैसिलिटेट करे और उधर से टैक्सेशन इंक्रीज करना शुरू करे, राइट? तो maybe the role of a major in this country should no longer be to essentially, you know, fight on the battlegrounds basically in Waziristan or basically on the border with India, but to essentially help one small pocket, one union council generate more money. And if more money is generated from that unit, the state can take a piece of it. But you need implementation of policies, right? So demonetization ke liye basically you need a strong man. Modi was that strong man, right? If you want to tomorrow basically say कि जी मैंने खाना पीना पाकिस्तान में महंगा करना है ताकि हम लोकली चीज़ें प्रोड्यूस करना शुरू कर दें. कुकिंग ऑयल की आप एग्जांपल ले रहे हैं कि भाई आज के बाद से बेसिकली कुकिंग ऑयल पे बेसिकली 300% टैरिफ होगा, ठीक है? तो जाहिर सी बात है आपका जो लोकल स्टेट है ही इज़ गोइंग टू स्टार्ट लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ टू इन्वेस्ट इन दैट सेक्टर एंड दे विल बी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, राइट? आप कहते हैं कि जी बेसिकली यू नो ये गाड़ियों की आप बात कर लें, राइट? वी आर इम्पोर्टिंग लाइक almost $1 billion worth of cars also basically every year, right? Similarly, आप चाय का देख लें, $1 billion की basically आप चाय भी import करते हैं. So I think we have gotten used to consumption of things that are imported, and we need to substitute that with local basically production. And there is nothing wrong in being slightly close. Iran का आप example ले लो. Iran is a country that produces really most of what is consumed in that country on its own because it has been a sanctioned country and has been closed off. India was like that for many decades before basically it opened up. So you've got to promote local industry and you've got to put basically some hurdles against, you know, international competitors to come in and basically sweep your market. I'll give you an example. Take a look at basically our space. When there is a Bikea, why has the state allowed basically companies like InDrive or Yango to come in and essentially take money out of basically Pakistan and repatriate it? So your Bikea is making money and reinvesting it in Pakistan. Those guys are taking money and sending it abroad. Absolutely. देखें आपने चाइना की तरह लोकल मार्केट को जो है आपने और लोकल इंडस्ट्रीज को जो है प्रमोट करना है. अब is that going to be unfair perhaps to international companies? Absolutely. लेकिन देखें ना ये मुल्क में बेसिकली लोगों का बिहेवियर चेंज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता. आपने बेसिकली इजराइल के ख़िलाफ़ आप खड़े हुए हैं, आपने कोक पेप्सी पीना निस्बतन कम कर दी है, गोरमे कोला
next cola, ये substitutions आ गए. So I think we need to find these substitutions so that basically money is not leaking out of the country. And if it's, if there is basically a deficit is कि dollar in versus dollar out. तो basically it needs to be equalized, not basically based on कि जी मैं एक perpetually जो है loans लेता रहूँगा और अपनी basically food subsidy चलाता रहूँगा. क्योंकि आपके पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो subsidy चल रही है actually food subsidy चल रही है, food and oil subsidy. लेकिन इसका मैं काउंटर आर्ग्यूमेंट देता हूँ, राइट. सो फॉर एग्जांपल एक माइंडसेट यहाँ पे, ऑब्वियसली देयर इज दैट माइंडसेट कि इंपोर्टेड चीज़ बेहतर है, ठीक है. सो लेट्स टेक दैट फर्स्ट थिंग कि एवरीथिंग इंपोर्टेड इज़ बेटर, व्हिच इज़ नॉट ऑफन एंड नॉट ऑलवेज ट्रू. द सेकंड माइंडसेट दैट एग्जिस्ट्स हियर इज़ बेसिकली जो एक फ्यूडलिज्म का एक माइंडसेट चला आ रहा है for not centuries, for decades, in fact probably for centuries, that India did away with, but we haven't. So there is this culture that I'm a VIP, I'm special because I can go back to my village and there's these 1,000 people or 10,000 people and I have these hectares and acres of land where I am supremo. The local law enforcement doesn't apply to me. I'm controlling them. The local MPA, MNA is under my control as well, right? So I am the king of my little mini kingdom. I should be, when I go to the airport, I get protocol. When I travel in the city, I have a dollar at the back with guards. I am given special treatment throughout. Why should I have to buy this local product that you speak of? I should be able to import it. Why should I give up on that because I own a large tract of land and I have these people I control? मैं तो मतलब it's not my right to do that. एक ये mindset भी है यहाँ पे. देखिए ना, आप imported goods, मैं नहीं कह रहा completely बंद कर दें, आप उस पर basically tariffs लगा दें 500%, 700%, ऑटोमेटिकली बेसिकली उसकी कंजम्पशन कम हो जाएगी. सिगरेटों में आप देख लें, ठीक है. सिगरेटों में बेसिकली जब इन्होंने सिगरेटों पे टैक्सेशन इंक्रीज़ किया, इनकी इंपोर्ट की प्राइसेस बढ़ी हैं, तो बेसिकली जो 300 रुपये की डब्बी थी बेसिकली डनहिल की, वो अब आ गई 700 रुपये पे, ठीक है. और लोग सब्सिट्यूट हो गए बेसिकली मिलानों पे. मिलानों कहाँ से आ रहा है? वो 250 रुपये की डब्बी आ रही है बेसिकली दुबई से लेकिन वो भी स्मगल होकर आ रही है. और गोल्ड लीफ की डब्बी बेसिकली 400-500 रुपये की है, जो कि बेसिकली उससे ज़्यादा है, राइट. सो व्हाट आई एम सेइंग इज पीपल्स consumptions can change based on pricing, right? So if you are very rich and you can afford to basically get gourmet cheese from Paris, so get it. Yeah, but the problem is the mass population should not basically be, living off imported basically goods. True. So we're living अभी beyond. हम बेसिकली पता आइटम्स की बात करें जो किराने के आइटम्स हैं, असल बेसिकली इंपोर्ट जो आपकी हो रही है वो तो फूड इंपोर्ट हो रहा है ना. ये आप वीट हो रहा है आपका, ऑफन टाइम्स जब आपकी इम्बैलेंस होती है इसमें, कॉटन हो रहा है आपका, बेसिकली ऑयल हो रहा है, ऑयल हो रहा है, फिर आपका गैस हो रहा है. ऑयल एंड गैस के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम एज आई अंडरस्टैंड इट, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और लॉन्ग टर्म इंपोर्ट्स नहीं होते, स्पॉट इंपोर्ट्स होते हैं. यू एंड अप पेइंग अ प्रीमियम एट दैट पॉइंट इन टाइम. देयर इज नो सिस्टम और मैकेनिज्म फॉर दैट. Have they gotten better? They keep talking about it. I don't know if they have. Yeah. Wheat, we are a wheat producing country, yet we import wheat. Yes. Doesn't make any sense. Because देखिए हमें डर ये है कि बेसिकली जो गरीब अवाम है ना, बेसिकली वो उठ खड़ी होगी बेसिकली हमारे खिलाफ. देखें, ये अगर आपने चीज़ें महंगी नहीं की, खाना पीना महंगा नहीं किया, तो आप इस परपेचुअल साइकिल में से निकल ही नहीं पाएंगे कि बेसिकली आपका लोकल इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट ही नहीं करेगा बेसिकली इन वीट. नहीं, बट आप वीट को या शुगर को आप कैसे महंगा कर सकते हैं? वो तो स्टेपल है यार. देखें, पाकिस्तान में खाना बहुत सस्ता है, पाकिस्तान इज़ इन फैक्ट वन ऑफ द चीपेस्ट कंट्रीज टू एक्चुअली लिव इन, एंड नो पर्सन इन दिस कंट्री इज़ बेसिकली गोइंग टू डाई ऑफ हंगर. हम बेसिकली बहुत अर्सा बेसिकली ये कहते भी थे. इनफैक्ट आप कभी इंडिया की तरफ जाएं भी तो आपको बेसिकली सड़कों पे लोग नज़र आते थे बेसिकली जो कि सड़कों पे रहते थे बेसिकली इंडिया में, और वो पाकिस्तान में नज़र नहीं आते थे. एंड द प्राइमरी डिफरेंस वाज दैट पीपल कुड गो हंग्री इन इंडिया बट पीपल कुड नॉट गो हंग्री इन पाकिस्तान. सो आई थिंक while there will be noise short term, long term you will solve for basically this import substitution. The second thing is कि आप इंडिया का एग्जांपल ले लें, बांग्लादेश ले लें, इंडोनेशिया ले लें, यहाँ पीपल पर हाउस होल्ड इन अर्बन सिटीज़ इज़ बेसिकली 4 लोग इन 1 हाउस होल्ड. पाकिस्तान में बेसिकली ये 6 लोग हैं पर हाउस होल्ड. इसका मतलब ये है कि एक मर्द कमाने वाला है और 5 लोग खाने वाले हैं, राइट.
अब इंडिया और बांग्लादेश में जो चेंज आया है इन ऑल दीज ईयर्स वो ये आया है कि भाई क्योंकि महंगाई हुई है, क्योंकि बेसिकली फूड स्कैसिटी हुई है, तो दे हैव बीन फोर्स्ड टू ब्रिंग द वुमेन इनटू द वर्क फोर्स. सो अनलेस बेसिकली आप में के घर में से एक और बंदा जो है वो कमाने वाला नहीं आएगा बेसिकली इनटू द वर्क फोर्स, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस. एंड ये क्यों नहीं आ रहा? Why aren't more women in the workforce? It is because food is so cheap in this country that one male can provide for his entire family. What do you see? Do you see the dual income household permeating as well in Pakistan, or is it going to be restricted to just the three major urban centers KL, like Karachi और Islamabad? Dual income का एक concept do you think यहाँ पे चल सकता है या आएगा या ज़रूरी है? बिल्कुल आ सकता है. आई थिंक आना पड़ेगा. अगर नहीं आया तो बेसिकली आपके हालात और ज़्यादा ख़राब होंगे. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिलीजियस और कल्चरल कंसर्न्स की वजह से ख़वातीन ऑब्वियसली घर से कुछ एरियाज़ में निकलना नहीं पसंद करती, राइट? या वो बुरा समझा जाता है या वट एवर इट इज़, मे बी नॉट एज मच इन कराची. फैज़ान आप सारे एशिया में चले जाएं, सारी औरतें जो हैं वो दुकानें चलाती हैं. ठीक है, हमारे यहाँ बेसिकली औरतों के अंडरगारमेंट्स भी बेसिकली मर्द बेचते हैं, राइट? सो दुकानें तो एटलीस्ट बेसिकली जो है औरतों को चलानी चाहिए यहाँ. The men should be basically, and by the way, the women are already in the workforce in the agricultural sector. In the retail sector, they need to come in. What percentage of the Baikia riders are women? Almost none. Women don't ride a bike. I mean, they don't. Which is strange क्योंकि पहले घोड़े पे तो चढ़ती थी. अच्छा, और दूसरे पार्ट्स आपके इंडिया में देख लें, इंडिया में तो दे राइड. आई डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द cultural sensitivity for women riding in Pakistan. I mean, obviously you're in the space. Do you have some data on this? देखें, ये थोड़ी बहुत बेसिक इक्का दुक्का आपको कहीं पंजाब में कोई नज़र आ जाएगा तो आ जाएगा, लेकिन वैसे इन जनरल हम लोग बेसिकली इस पॉइंट तक नहीं पहुँचे. और इस पॉइंट तक इसलिए नहीं पहुँचे क्योंकि बेसिकली women basically have not been compelled or forced into the workforce. जब when they're forced into the workforce तभी तो basically वो बाइक लेके काम पे जाएंगी ना. If they're not forced into the workforce, so they'll stay at home. So why are they not forced? Because they have enough at Because home? we have very cheap food. If you increase the price of food, don't you drive inflation? You will drive inflation, but that inflation is going to force that household to basically, देखिए ना, आपकी तनख्वाह कितनी इंक्रीज हो जाएगी? 20%, 30%, 40%, 50%, लेकिन आपकी तनख्वाह डबल नहीं हो सकती. ठीक है, इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स. तो तनख्वाह तो डबल सिर्फ तब होगी जब एक और घर में जो फ़र्द है वो काम करेगा. और आप चले औरतों को भी आप साइड पे, अगर यू डोंट वांट टू वरी अबाउट दैट टू मच, आप थाईलैंड चले जाएं, वियतनाम चले जाएं, सुबह के टाइम बेसिकली जो है वो जो है खावन बीवी जो हैं वो काम कर रहे होते हैं. ठीक है, और घर पे बेसिकली नाना दादी जो हैं वो बच्चों को संभालते हैं. शाम को बेसिकली खावन बीवी घर चले जाते हैं और शाम की मार्केट्स जो हैं वो बेसिकली दादा दादी नाना नानी चलाते हैं, राइट? एंड देयर इज़ नो मतलब शेम इन दैट, right? There's no shame in seeing a 70-year-old person running a dukaan or a ठेला on the street in Vietnam, तो ये बेसिकली मेरे ख्याल में बेसिकली हमें ये इन नोशंस में से निकलना होगा. We have to get unfortunately a little poorer before basically our demographics are forced to essentially get into the labor force. क्योंकि अभी तो ये ना कि बेसिकली जिसके पास नौकरी नहीं होती वो बेसिकली गाँव चला जाता है और गाँव जाके बस चारपाई पे बैठ जाता है, टिकटॉक देख रहा होता है. बड़ा एक इंटरेस्टिंग मैं कहीं पढ़ रहा था, the human species is the only species where the female after their reproductive years, ठीक है ना, यानी कि let's say menopause के बाद they have an extended life period, right, of useful life, let's say from the age of 50 to about 70, where they're not producing children. Yes. So what is their role at that time? It is exactly what you said. This is the only species where once their productive life is over, because you can say from a biological perspective the woman's role is to produce children, but once they're done with that, they actually have a period of about 15 to 20 years, maybe even longer, where they do what? They should do exactly what you said. Take care of the next generation while the parents of that next generation are out at work. Yeah. And grandparents can take care of children while they're quite young. लेकिन basically from the age of, let's say, 5
to 15, we need to solve our schooling system as well, ताकि अमेरिका की तरह ये बच्चे बेसिकली दोपहर को या शाम को वापस आएँ अपने स्कूलों से, ना कि पेरेंट्स बेसिकली कंपेल्ड हों कि जी इनको जाके हमें बेसिक 1-2 बजे पिकअप करना है. ये हमें आई डोंट नो ये क्यों हमारा सिस्टम इस तरह से है. वी आर स्कूलिंग सिस्टम शुड बी 8 to 5 या Yes. 8 to 4. आप बच्चे को स्कूल छोड़ें, ऑफिस चले जाएं, ऑफिस से निकलें, बच्चे को पिक करके घर चले जाएं. ये जो हमने 7:30 से 12:30 1 बजे का अजीब सा एक वॉर्प्ड किस्म का टाइम रखा हुआ घर है. में किसी ना किसी को तो ड्रॉप करना होगा या पिकअप करना होगा ना बच्चों को. अच्छा, एंड इट्स टू अर्ली टू गो टू वर्क, स्पेशली इफ यू लिव इन कराची. आप छोड़ के आएँ, फिर घर आएँ, फिर घर, लॉजिस्टिकली इट मेक्स नो सेंस. And then in the middle of the day, you have to now prepare to go pick up the kid. Just leave them at school. Take a little bit of extra money. Everyone will be happy to pay it. In fact, it will be far more efficient in terms of fuel consumption, in terms of time, and even in terms of labor. If I was to pay a few extra ₹1,000 कि आप मेरे बच्चे को स्कूल में 3 घंटे और रख लें. देखो खाना खिला दें. अब आप ट्यूशन्स भी चल रहे हैं साथ में, ट्यूशन टीचर भी आ रहे हैं, वो अपनी गाड़ी लेके घूम रहे हैं, या बच्चे गाड़ियों में कहीं और जा रहे हैं, तो बच्चे सारा दिन धक्के खा रहे हैं. यू नो व्हाट आई मीन? लाइक इट्स नॉट लॉजिस्टिकली लॉजिकल. Maybe that's an opportunity. हाउ वुड यू सॉल्व इट विद टेक? देखिए बिफोर टेक पहली बात तो ये कि बेसिकली आप स्कूल ऐसा शुरू करो जो कि बेसिकली सुबह There's a 9 to 5 school. 9 to 5 स्कूल हो. एक तो ये हो गया. खाने का आपको बेसिक सॉल्व करना होगा बच्चों के लिए, यू नो. सो मे बी बेसिकली जो फसी बच्चे हैं जो सिर्फ नगेट खाते हैं वो शायद आपके बेसिक हाँ, लंच वुड बी द प्रॉब्लम. बेसिकली जो मेजर इशू है इज लंच. बट वो भी सॉल्व होता है यार. यूएस स्कूल्स के अंदर पूरा लंच कैंटीन होता है, 4 तरह की डिशें होती है, बल्क में बनती हैं, इट्स ऑल गुड. बट आई थिंक एजुकेशन कोविड ने एटलीस्ट ये शोकेस किया कि एजुकेशन हैज़ अ फ्यूचर रिमोटली एज वेल. आई थिंक आपको फिर भी टीएस चाहिए, टीचिंग असिस्टेंट्स चाहिए होंगे बेसिकली इन रिमोट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. लेकिन बेसिकली जो इम्पार्टिंग ऑफ कोर करिकुलम है वो आप वीडियो के ऊपर कर सकते हो. लेकिन एक चीज़ उसमें नहीं एक चीज़ नहीं उसमें कैप्चर की जा रही. करिकुलम ट्रांसफ़र हो सकता है. मैं तो ये भी कहता हूँ कि करिकुलम ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत भी नहीं है. आप अगर लोगों को प्रॉम्प्टिंग सिखा दें, एआई के माइंड के अंदर करिकुलम है, आई जस्ट नीड टू एक्सट्रैक्ट इट. वी आर नॉट टीचिंग पीपल हाउ टू लिव टुगेदर एज ए कम्युनिटी. बिकॉज अगर वो घर पे ही बैठेंगे, सारा कुछ घर पे कंज्यूम करेंगे, तो भाई उठ बैठना साथ. सो फैज़ान आई डोंट मीन कि बेसिकली यू नो ये जो रिमोट सेंटर्स होंगे बेसिकली आई एम थिंकिंग ऑफ देम एज सेंटर्स, जिस तरह अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी ने बेसिकली अच्छा, जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी टाइप बेसिकली कमरे हों या बेसिकली क्लासरूम्स हों जहाँ बेसिकली आप डिसेमिनेट कर सको एक शहर से दूसरे शहर बेसिकली आपका कोर करिकुलम, लेकिन टीचिंग असिस्टेंट्स मैंडेटरी हों. That is basically to upskill the level of education, right? And education में एक दो और चीज़ें भी होनी होंगी. देखें, एक तो अगर आपने मुसलमान बनना है तो हमें फिर बचपन से आप अरबी सिखाना शुरू करें, ठीक है. ना हमें बेसिकली ऑप्शंस दें. वो बच्चे आजकल तो बेसिकली जो महंगे स्कूल हैं उसमें फ्रांसीसी भी सीख रहे होते हैं और बेसिकली स्पेनिश भी सीख रहे होते हैं. क्या फ़ायदा है इसका? अरबी सिखाएं ताकि बेसिकली हम यू नो हमारे पास बेसिकली डुअल लैंग्वेज की कैपेबिलिटी भी हो और मे बी इस लेबर को भी बेसिक अपॉर्चुनिटी मिले कि मिडल ईस्ट पे जाके काम कर सके. ये तो उर्दू छोड़ दें या अंग्रेज़ी छोड़ दें? आई थिंक उर्दू अगर आपने रखनी है तो फिर बेसिकली आप सारा का सारा करिकुलम उर्दू में करें और लोगों को टाइप करना आना सिखाएं कीबोर्ड पे उर्दू पे, क्योंकि आज तो बेसिक उर्दू में टाइप ही नहीं कर सकते. रोमन में टाइप करते हैं. आई फाइंड इट या तो हम टर्की वाला कर दें हिसाब, जो कि है कि सारी उर्दू लैंग्वेज को हम बेसिक रोमन में ले जाएं. बिकॉज आई फाइंड इट वेरी अनयूजुअल कि हम एक वो मुल्क हैं जहाँ पे हम अपनी उर्दू ज़बान को पूरे तौर पे आगे लेके नहीं जाते. We muddle it up with English. Our communication is some weird sort of form of it. क्योंकि अगर आप पूरी GCC देखें, Arabic countries, they are either pure Arabic or pure English. There is no mixture. Yeah. Japanese, Spanish, Absolutely. Chinese, they're all the same. देखिए, या तो आप कहें कि भी बेसिकली इंग्लिश इज़ गोइंग टू बी द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, और चाहे वो बच्चा बेसिकली गांव में हो, पाराचनार में हो, कि ग्वादर में हो, बेसिकली उसको डे वन से बेसिकली आप अंग्रेज़ी पे ले उसका डिसएडवांटेज क्या है? लोग कहते हैं कि कल्चर आपका ख़राब हो जाएगा और मतलब आपकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी, और हम पाकिस्तान हैं, हम उर्दू बोलते हैं, बट देन वी डोंट यार. There's a whole province that speaks Punjabi, that's half the country. We have too many languages in this country. देखें, आप पूरे मिडल ईस्ट को देख लें, हर बंदा अरबी बोलता है. आप पूरे चाइना को देख लें, हर बंदा चाइनीज़ बोलता है. There is an advantage to this uniformity of language. So we need to find a uniform language. Now that uniform language can either be Urdu, which isn't working out.
वो मानेंगे नहीं लोग. The Punjabi or the Balochi or the Saraiki is not then going to let it be accept Urdu English. यार. Then let it be English. कि जी आप घर पे बेसिकली रीजनल लैंग्वेज बेशक सीखना है, चाहे वो पश्तो हो कि बेसिक पंजाबी हो, लेकिन बेसिकली आपकी फॉर्मल एजुकेशन सारी की सारी अंग्रेजी में हो. तो फिर where does Arabic play a role? अरबिक एज सेकंड लैंग्वेज बेसिकली, ताकि आप सीख सको. सो आप फिर दो लैंग्वेजेस रखो, अरबिक रखो और बेसिक अंग्रेजी रखो, और स्कूल उर्दू में. को ड्रॉप कर दो. ठीक है, उर्दू भी फ्रैंकली स्पीकिंग वी हैव मोस्ट ऑफ अस हैव लर्नड उर्दू एज अ लैंग्वेज, यू नो, in this country, because there are so many languages that are spoken in this country कि it was a language of commonality. Correct. right? तो अब वो लैंग्वेज ऑफ कॉमनैलिटी खासकर सदर्न इंडिया में बेसिक अंग्रेजी हो गई है. ठीक है, तो आप इंडिया वाला बेसिक मॉडल अडॉप्ट कर लें, तो या तो आप अततुर्क वाला काम करें कि जी बेसिक रोमन में करते हैं सब कुछ, और या बेसिकली आप वो फॉलो करें जो इंडिया आजकल फॉलो कर रहा है, जो उन्होंने. What's more logical? I'd say English. Keep English. You know, it is now the global language. It is not only the British or American language. It's the global language. In fact, the Chinese are learning English faster than anyone can learn Chinese. Because I'll tell you another thing, right? As AI proliferates, okay, all of your language models, the world is split on the two sort of best working language models. The Americans have built something that is far more deeper, more research intensive. The Chinese have built something that is far more transactional because they have so much more volume, right? And so much more data. So they may not have depth, but it has speed and it has capability. The American has more depth and nuance. If you're not speaking one of those languages to access those models, you're missing out big time. And one of the challenges I'm seeing right now is a lot of our people जो यहाँ पे पले बड़े हैं, उनके घर में कोई ज़बान है, उनके स्कूल में कोई ज़बान है, और अंग्रेज़ी सबकी जो है sort of mix match. तो अगर हम यहाँ पे AI लाना चाहते हैं and we want to make it a supportive tool, मैं ये नहीं कह रहा कि सबको AI पे डाल दो, बट supportive tool क्योंकि होगा, efficiency आनी होगी, we will have to become faster and cheaper very quickly. तो जब तक अंग्रेज़ी ज़बान पे कमांड नहीं होगा, आप उस टूल को नहीं यूज़ कर सकेंगी, क्योंकि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स उर्दू ज़बान में तो नहीं उस पे स्केल पे बनाए जा रहे, या उस डेप्थ या उस नुआंस के साथ बनाए जा रहे, क्योंकि किसी ने पैसा ही नहीं लगाया उस पर. सो अंग्रेज़ी, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू, हैज़ टू बी द लैंग्वेज वे फॉरवर्ड. एंड यू नो आपने देखें दो तीन चीज़ें बेसिक अंग्रेज़ी आपने अगर बेसिकली बच्चों को हर एवरी चाइल्ड इन पाकिस्तान इफ दे हैव द सेम अपॉर्चुनिटी फॉर लैंग्वेज, एक आपने वो कर दिया. एक्सेस टू इंटरनेट, आप ये जो डम फ़ोन्स हैं, जो फीचर फ़ोन्स हैं, इनको बैन कर दें ना इंपोर्ट करने दें पाकिस्तान में. पाकिस्तान बनाता तो कुछ नहीं है ना, बैन कर दें. इनकी जगह वैसे अगर आपने कोई फ़ोन लाना ही है तो कोई सस्ता फ़ोन लाना है तो एक तायोस एक है जो कि इंडिया में जियो ने लेके आया है, वो फ़ोन ले आए ताकि हर बंदे के पास इंटरनेट की एक्सेस हो, यू नो, और उसको बेसिकली उसी इंटरनेट के एक्सेस के थ्रू बेसिकली वो LCD भी चला सकें, यू नो, जो कि एक डोंगल के थ्रू बेसिक कनेक्ट हो सकता है. और तीसरा ये है कि आप जो है बेसिक जब एक्सेस टू इंटरनेट आ जाएगी, एक्सेस टू इंग्लिश लैंग्वेज आ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो मशरूमिंग ऑफ स्किल्स हैं वो बेसिकली आप देखोगे फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ दिस कंट्री, नॉट ओनली फ्रॉम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद. Where do you see the ride-hailing business go forward? Because we were talking earlier about the size of the market. It's about 600,000 rides, right? 400,000 of which are cars. The middle class, as you said, is facing a huge crunch. Inflation आई, उनकी incomes नहीं बढ़ी, लोग गाड़ियों से उठ के राइड हेलिंग पे आ गए, लेकिन राइड हेलिंग वाले बाइक सेक्टर जो है वो ग्रो नहीं किया. कंपेटिटर्स बढ़ गए, यांगो आ गया है, InDrive आ गया है, Careem seems to have lost interest completely. And you guys are in the market. So how do you see this evolve over the next 2-3 years? And if there is no exit, as we spoke of in the traditional sense, what does the future look like for companies like Baikia? So I think देखें राइड शेयरिंग जो है ना, या राइड हेलिंग जो है, ये बेसिकली दिस इज़ अ यूटिलिटी. पीपल हैव टू मूव फ्रॉम A to B. ठीक है, अगर आपने ये इफ़ यू हैव रियलाइज कि जी पाकिस्तान में कार ओनरशिप विल नेवर आउटपेस द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन. गाड़ियों की कीमतें वैसे पिछले 2 साल में डबल हो गई हैं. ठीक है, तो गाड़ियों की प्रोलिफरेशन नहीं होगी तो राइड शेयरिंग बढ़ेगी. दैट इज़ अनदर रीज़न हमने एटलीस्ट कराची में जो है राइड शेयरिंग बेसिकली कार में भी शुरू की है, राइट.
उसकी प्राइसिंग भी बाय द वे चेंज होगी. जब आप ऊबर और करीम के टाइम पे जब इन्होंने कार कैटेगरी शुरू की थी तो वी वर नॉट बिलीवर्स इन द कार कैटेगरी. एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ कि 350 रुपये की बेसिक एक ट्रिप होती थी. आज वही ट्रिप बेसिक 350 की जगह 700 750 रुपये की है. तो डबल हो गई है. तो इकोनॉमिक्स बेसिकली अब जो है मीट करनी शुरू करती हैं. सो आई थिंक देयर इज़ गोइंग टू बी ए hyper growth in car hailing, one. Two, basically the sheer number of vehicle ownership in motorbikes is going to continue to proliferate. So for example, आपका between 1 and 1.5 billion basically अगर हर साल motorbikes add होते थे basically पाकिस्तान में, I think वो trend continue करेगा. ये जो लोअर मिडिल क्लास है हैज़ बिन cringing on affordability due to higher inflation, but I think it will normalize at some point. Maybe it'll take a year, maybe it'll take 2 years. तो I think बाइक शेयरिंग भी बेसिकली आपकी इंक्रीज़ करेगी क्योंकि सप्लाई भी इंक्रीज़ करेगी और लोगों को बेसिकली एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम या इंक्रीमेंटल इनकम कमाने के लिए भी कोई मौका चाहिए होगा. And when it comes to basically how I see basically exits, देखें, if a strategic buyer does not come in for companies at growth stage, then they have to be profitable to be able to sustain. Otherwise, they will not be able to basically sustain, right? Because capital जो है वो इतना readily available अब नहीं है जिस तरह पहले available होता था. So I think companies will have to do whatever it takes to be profitable or reasonably profitable to stay in the game. Why do you think a company like Yango or InDrive came into the market and decided to build, not buy? So I think they're essentially softwares, right? And they realized that there is all they need to do is deploy money into the market at a time when others were not deploying money, okay, to steal market share. And in hindsight, I'm not sure that was the best thing to do because they could have come in and bought, and perhaps that would have been cheaper for them long term, because Abhi basically they at least between the two of them they're basically massively competing against each other, and there's at least one of them is at least burning money, the other one is profitable, but one of them is burning money. So I think buy आप या कैश में करते हो या स्टॉक में करते हो, क्योंकि ये दोनों कंपनियां बेसिकली लिस्टेड नहीं है तो स्टॉक की वैल्यू बेसिकली अनसर्टन है. कैश इनके पास है नहीं उस तरह का, इतना कैश है नहीं. सो ये आई थिंक अगले 2-3 साल ट्रिकी होंगे. Will they list? They will have to list. So basically InDrive is at least planning on listing in the near future and list in the US. Yango, which is basically Yandex Taxi, which is the Russian Google of Russia pretty much, they will not list, at least in the West. They may list in the Middle East, and that's a possibility, yes. Would you ever sell to them for cash or stock? We would, yeah, absolutely. I think we would absolutely sell to them. I think if the right price is offered. Our goal is to stay in the market, continue to evolve the product, to meet the needs of the market. And, we firmly believe that this space can be reasonably profitable because the service that we offer is a real need as opposed to basically a luxury. Wouldn't you list? Why would you sell and not list? So we could list as well in Pakistan. It's just that basically there are not too many companies that list every year in Pakistan. And the reason for that is that
लाइक आई मेंशन पहले तो कंपनीज के बेसिक बुक्स का चक्कर होता था, लेकिन ये कि एपेटाइट जो इन्वेस्टर का है ना पाकिस्तान में, वो ये कि जब तक आपकी डिविडेंड यील्ड अच्छी ना हो तो आपको बेसिक वैल्यूएशन वो नहीं मिलती. So that's the catch 22. But I think, if we stay on course and we are able to turn the business to be reasonably profitable successively over quarters, then I think there is an opportunity for us to list it locally as well. Last question. If you had to bet on a sector for the next 5 years, what would it be and why? I would bet on education because I think if you look at basically what asset we have in this country, it's humans, right? We have a lot of humans, and that is not, you're not going to suddenly basically lose, like, of 250 million people. You're not going to start. The population is not going to diminish, right? So the population is going to stay there. But as access to internet increases, this population will need to be educated, will need to upskill itself, will need to basically sell its services to the world to earn in dollars. And I think that is an opportunity. Thank you, Muneeb. Thank you for the time. Best of luck with Baikia. I know it's a difficult market out there, not just in terms of the competition, but in terms of just the macroeconomic situation. But I think the way you've persevered over the last 9 years and come through some very, very difficult times, I've seen how you've navigated through those complexities. It's commendable. And I think that any entrepreneur who's looking to start and found a business in this country needs to look at your journey, because it's a journey not just of highs, it's a journey of literally rough terrains, ups and downs that you've navigated to end up here in this moment where you're able to think about the next 5 to 10 years and how you plan to sort of settle the business to its rightful trajectory. Thank you. It's a pleasure to be here, and thank you for the opportunity. And I really hope and wish the best for Pakistan. I think we may be going through troubled times, but I think things will get better. I The think people are worst is resilient. behind us. No, the people is the people are resilient. What I love about this place is the people are resilient. Throw anything at them and they will keep standing. And that's what makes me love this place. I think that, guys like you, if we can get 1,000 of these people, I think we're in good shape. Thank you so much. Cheers. Thank you all for tuning in. Like, subscribe, comment, kije, and let us know who you'd like to see next. Bye-bye.